भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो गुजरात सरकार है, ये बलात्कार को और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होता है तो उसको अपराध की श्रेणी में मानते ही नहीं है। किस तरीके से वहाँ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, और ये गुजरात मॉडल का सबसे बढ़िया उदाहरण आपने देख लिया है कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो कि अपराधियों का साथ दे रही है, जो बलात्कारियों का साथ दे रही है। अभी कुछ दिन बाद आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी या गुजरात के अंदर ये जो 11 लोग हैं, जो 11 लोग जिनको रिहा किया गया है, उन 11 में से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन मिलेंगे आपको। जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से ही अगर हम अपने इस लोकतंत्र का मंथन करें तो हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं कि इस मंथन से जो अमृत और विष निकला है, दो चीज़ें निकली। तो ये विष जो है, ये विष सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों के लिए है और दूसरी तरफ इस देश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए विष ही विष है। कोई उनका स्टैंड नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वो महिलाओं वो सब उनका बहुत अच्छा एक तरीके से वो नाटक है। वो भावुकता जो है वो सिर्फ वोट के लिए भावुकता है, वो देश की जनता के लिए भावुकता नहीं है, वो सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए भावुकता है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसमें सच्चाई होती उनकी कथनी में, तो वो 11 लोग जो बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्या की है जिन्होंने, उनकी मासूम बेटी को उनकी आंखों के सामने मार दिया, उनके परिवार की और औरतों को उनके आंखों के सामने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसे अपराधियों को, जबकि एक महिला जिंदा है, वो कैसे अपनी आंखों के सामने देखेगी? क्या मोदी जी को ये नजर नहीं आता? कितनी शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए, जो कि एक अपराधी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जो अपराध को सहन कर रहे हैं, जो अपराधों के आगे जो लोग झुक चुके हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं सोच रहे। देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी ये नहीं कहती कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे नृशंस अपराधियों को आप क्षमा करें। ये आपकी मॉरलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की मॉरलिटी क्या है। उनकी मॉरलिटी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना सोच कर देखे, सरकार के ऊपर उनको छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि उनको छोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट का जो 2012 का जो आदेश है, उसमें ये है कि बलात्कार जैसे और हत्या जैसे अपराधियों को भी 14 साल के बाद या 15 साल के बाद छोड़ दिया जाना। उनका आजीवन जो कारावास थी वो खत्म हो गई, उनकी सजा खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। और उन्होंने सरकार ने अपनी मॉरलिटी के ऊपर उनको छोड़ा है। सरकार ने उनकी मॉरलिटी के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो गुजरात सरकार है, ये बलात्कार को और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होता है तो उसको अपराध की श्रेणी में मानते ही नहीं है। ये जो आप ये कह रहे हो, समाज का एक वर्ग ये जो स्वागत कर रहा है बलात्कारियों को, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जो समाज जो है वो बहुत ही नीचे जा रहा है, और जो स्वागत किया जा रहा है ना, जो स्वागत किया जा रहा है, वो स्वागत जो हो रहा है वो महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे दुख की बात ये है, महिलाएं एक टूल की तरह वो यूज कर रहे हैं। वैसे भी वो महिलाओं को कुछ नहीं समझते, एक नागरिक नहीं समझते। गुजरात मॉडल हम देख चुके हैं। वहाँ शराब के नाम पर किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से वहाँ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। और ये गुजरात मॉडल का सबसे बढ़िया उदाहरण आपने देख लिया है कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो कि अपराधियों का साथ दे रही है, जो बलात्कारियों का साथ दे रही है। अभी कुछ दिन बाद आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी या गुजरात के अंदर ये जो 11 लोग हैं, जो 11 लोग जिनको रिहा किया गया है, उन 11 में से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन मिलेंगे आपको। हिंदू राष्ट्र तो कभी भी नहीं बन सकता, देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश में साझी विरासत है, साझी शहादत है। इस देश के लिए जो शहादतें दी हैं वो हिंदुओं ने भी दी है, मुस्लिम ने भी दी है, ईसाइयों ने भी दी है, क्रिश्चियंस ने भी दी है, जो सबने दी है, सिखों ने भी दी है। तो ये कि किसने कह दिया? ये हमारी साझी विरासत है ये राष्ट्र, और ये हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारी एकता नहीं होगी, तब तक हमें इस राष्ट्र को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं। अगर ये एक हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या एक राष्ट्र बनाकर, नहीं तो हमारी एकता ही एकमात्र। सही कर रही है क्या? तानाशाह हो चुकी है सरकार। ये तानाशाही का ही पूरा परिणाम है कि आज सारी जो नीतियां हैं वो पूंजीपति वर्ग के लिए बनाई जा रही हैं, देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। गलत है, इसलिए कि इस्लाम में पहले से इस्लाम धर्म में सारे कानून बने हुए हैं। इस धर्म को कोई जरूरत नहीं है कि कोई सरकार आके दखल अंदाजी करे।
जिस तरीके से इस्लाम में धर्म लेकिन इस्लाम की लेकर जा महिलाएं रहे हैं। सपोर्ट कर रही है और ट्रिपल जो तलाक नैतिकता है, संस्कृति नहीं, ये गलत है। खत्म किया ट्रिपल जाता है। तलाक कानून गलत है। आज नैतिकता का अच्छा पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए, जो ये कह रही है उनको पता ही नहीं आजम भगत है। सिंह इस को कानून के बताया जा तहत रहा ये जब से कानून बना है ना, खत्म किया जा औरतें रहा है। और दुखी हो हमारे गई देश के शहीदों ने और कहा ज्यादा दुखी हो कि गई। हमारा जाके जो देश देखे है, जब जमीन तक पे औरतों का क्या हाल है। तो ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजी से, तो आज सिर्फ अपने फायदे के लिए ये कानून बनाती है। पूरे देश भर में इसको हम कॉल दे रहे हैं, देश की सारी महिलाओं से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक्सपोज करने का। इनकी विचारधारा महिलाओं के लिए क्या है, इनकी विचारधारा अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, ये विचारधारा का बहुत बड़ा उन्होंने एक नग्न रूप में इनकी विचारधारा सामने आई है। इसलिए हमें इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है, खाली दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में। जिंदा जला दिया गया, उस पे क्या कहेंगी आप? बहुत ही क्या कहें, इसके क्या कहा जा सकता है भाई साहब, आप बताइए। वहाँ जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो मतलब सरकार ये कांग्रेस भारतीय जनता नहीं, एक सरकार के खिलाफ ही आपका मैंने ये है पहले कि सबके साथ मैंने भाई साहब पहले ही बोला कि आजादी के 75 साल में लोकतंत्र का अगर हम मंथन करें, इस पे कांग्रेस भी आई है और भारतीय जनता पार्टी भी आई है। कोई इनमें फर्क नहीं है, ये सभी सांप्रदायिक हैं, ये सभी जातिवाद को फैलावा देते हैं, ये सभी पूंजीपतियों के रक्षक हैं। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका एक ही मकसद है, जो पूंजीपतियों की हितैषी नीतियां लेकर आना, और उसके लिए ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं सत्ता में बना रहना, ताकि ये पूंजीपति वर्ग की नीतियों को इस देश में लागू कर सके। इसके लिए चाहे इनको किसानों को सड़कों पर उतारना पड़े, इसके लिए चाहे इनको महिलाओं को सड़कों पर उतारना पड़े, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पूंजीपतियों के गुलाम सरकार है। महिलाएं एकजुट होकर लड़ेंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी महिलाएं। नेतृत्व इस देश की महिलाएं ही करेंगी, नेता भी महिलाएं ही होंगी, और महिलाएं एकजुट होकर लड़ेंगी, तभी। मांग रही हैं जो संसद में रिजर्वेशन मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, 75 साल बाद भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों? इसीलिए क्योंकि एक महिलाओं को जो ये समझते ही नहीं है, और दूसरी बात ये 50% रिजर्वेशन हम क्यों मांगे, 100% क्यों ना मांगे? कौन सी पार्टी के संविधान में लिखा है कि महिलाओं को जो है वो टिकट नहीं देंगे? एक पार्टी बताइए कोई। कांग्रेस की सरकार में लिखा है, कांग्रेस के उसमें संविधान में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी में लिखा है। रियलिटी देखिए ना, रियलिटी यही है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। आज भी महिलाओं के ऊपर जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो हावी है। महिलाएं जो है वो बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई हैं। जिस दिन महिलाएं देश में बराबरी का दर्जा हासिल कर लेंगी, उस दिन महिलाओं को रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम यही मांग करते हैं कि रिजर्वेशन 100% होना चाहिए, 50%, 33% नहीं, 33% नहीं, 50% होना चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ना ही तो विष्णु में विश्वास रखती हूँ और ना ही किसी भगवान में। जो मानते हैं वो मनवाया जा रहा है, उनको मनवाया जा रहा है। एक जो विचार है, देखिए, जो शिक्षा, मैंने पहले ही बोला, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करेंगे, आज ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वैज्ञानिक शिक्षा के सबसे ज़्यादा विरोधी है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन विज्ञान का पाठ इस देश की महिलाओं ने पढ़ लिया, जिस दिन विज्ञान का पाठ इस देश के दलितों ने, आदिवासियों ने पढ़ लिया, तो ये इनको भगवान मानना छोड़ देंगे। ये देखिए, शिक्षा जो है वो, ये जो हमारे जितने भी पुराण हैं और जितने भी ये जो वेद हैं, इनमें जो बखान लिखा गया है, ये उस समय का बखान है, वो आज से हजारों साल पहले का बखान है। लेकिन अगर हम देखें कि शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ, शिक्षा का उद्भव रेनेसां पीरियड में हुआ, जब ज्ञान की ज़रूरत समझी जाने लगी, जब विज्ञान की ज़रूरत समझी जाने लगी, जब हमारी शिक्षा की ज़रूरत को समझा, तब शिक्षा प्रदान की गई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।